कल्पना कीजिए, साल है 1894। एक गर्म गर्मी की रात, न्यूयॉर्क का सबसे फैशनेबल रेस्टोरेंट डेल्मोनिको। हाँ, जहाँ शहर के सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली लोग जमा होते हैं। बिल्कुल। और उसी भीड़ में एक पत्रकार हैं, आर्थर ब्रिस्बेन। वो एक ऐसे आदमी से मिलने आए हैं जिसे लोग जादूगर कहते हैं, और ये जादूगर हैं निकोला टेस्ला। और ब्रिस्बेन ने टेस्ला के बारे में जो लिखा है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि शायद मैंने इतना लंबा और पतला आदमी कभी नहीं देखा। उन्होंने उनकी आंखों का भी जिक्र किया है ना, कि वो सिर में बहुत पीछे धसी हुई थी। हाँ, और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उस समय न्यूयॉर्क में तो ये बात आम थी कि ये आदमी थॉमस एडिसन से भी महान है। तो ये समझना जरूरी है कि टेस्ला सिर्फ लैब में बंद रहने वाले कोई वैज्ञानिक नहीं थे। वो एक सेलिब्रिटी थे। बिल्कुल, एक स्टार थे। मार्क ट्वेन जैसे लोग उनके दोस्त थे। वो न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी का हिस्सा थे। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी शोहरत पर बात नहीं करेंगे। हमारी आज की पड़ताल का मिशन कुछ और है। हमारे पास डब्ल्यू बर्नार्ड कार्लसन की एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, टेस्ला, इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एज। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्ला का दिमाग काम कैसे करता था, मतलब उनकी आविष्कार करने की प्रक्रिया क्या थी। और कार्लसन हमें दो बहुत ही शक्तिशाली विचार देते हैं। पहला है आदर्श यानी आइडियल आदर्श, और दूसरा है भ्रम यानी इल्यूजन। ये दो शब्द टेस्ला को समझने की चाबी हैं। आदर्श और भ्रम। ये सुनने में तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे लगते हैं। आदर्श से क्या मतलब है यहाँ? आदर्श का मतलब था कि टेस्ला किसी भी समस्या के मूल सिद्धांत को पकड़ने की कोशिश करते थे। वो पहले अपने दिमाग में उस आविष्कार का एक परफेक्ट, एक आदर्श रूप बनाते थे। एक मिनट, मतलब वो कागज पेंसिल या औजारों को हाथ लगाने से पहले पूरी मशीन अपने दिमाग में ही बना लेते थे, उसे चला कर देखते थे और यहाँ तक कि उसमें सुधार भी कर लेते थे, सब कुछ दिमाग में। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। और दूसरा शब्द भ्रम। हाँ, भ्रम भी उतना ही जरूरी था। जब वो अपने आदर्श को खोज लेते थे तो उसे दुनिया के सामने लाने के लिए वो भ्रम का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो एक बेहतरीन शोमैन थे। वो विज्ञान को एक जादुई प्रदर्शन में बदल देते थे ताकि निवेशक और आम लोग उनके आइडिया की क्षमता को देख सकें। तो एक तरफ शुद्ध सिद्धांत का आदर्श और दूसरी तरफ उसे दुनिया को बेचने के लिए प्रदर्शन का भ्रम। कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो सवाल यही है कि 1894 में अपनी शोहरत की ऊंचाई पर खड़ा ये इंसान वहां तक पहुंचा कैसे? चलिए उनके बचपन से शुरू करते हैं। टेस्ला की कहानी शुरू होती है 1856 में एक बहुत छोटे से गांव स्मिलजान से, जो आज के क्रोएशिया में है, पर उस वक्त ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा था। उनके पिता एक पादरी थे, है ना? मिलुटिन, एक सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स पादरी, बहुत पढ़े लिखे और अनुशासित इंसान। लेकिन टेस्ला अपनी रचनात्मकता का सारा श्रेय अपनी माँ ड्यूका को देते हैं। उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो भी एक तरह की आविष्कारक थी। बिल्कुल, वो घर और खेत के लिए तरह तरह के उपकरण बना लेती थीं। मक्खन मतने की मशीन से लेकर करघे तक। उन्होंने ही टेस्ला को सिखाया कि अपने दिमाग और हाथों से समस्याओं का हल कैसे निकाला जाता है। और यहीं से वो बिल्ली वाली कहानी आती है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, कि कैसे एक मामूली सी घटना किसी के जीवन का लक्ष्य तय कर सकती है। हाँ, एक शाम वो अपनी पालतू बिल्ली मैकॉक की पीठ सहला रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि बिल्ली के बालों और उनके हाथ के बीच बिजली के चिंगारियों की एक चमक की चादर सी बन गई। और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि ये क्या है? और उनके पिता ने जवाब दिया, बेटा, ये बिजली है, वही जो तूफान के समय पेड़ों से टकराती है। टेस्ला के लिए ये एक कि प्रकृति की इतनी बड़ी ताकत, बिजली, उनकी पालतू बिल्ली के शरीर में भी है। उसी पल से उनके दिमाग में एक सवाल घर कर गया, जो उनका जुनून बन गया। ये बिजली आखिर है क्या? लेकिन यही कल्पना शक्ति जो उनसे ऐसे सवाल करवा रही थी, शुरू में उनके लिए एक मुसीबत थी। बचपन में उन्हें ऐसी चीजें दिखती थीं जो असल में होती नहीं थीं। हाँ, और वो उन्हें असलियत से अलग नहीं कर पाते थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ये उनके लिए बहुत असुविधा और चिंता का कारण था। तो जो चीज बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, वो शुरू में एक कमजोरी थी। बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है। जब उन्होंने इस अनियंत्रित कल्पना पर काबू पाना सीख लिया, तो ये उनकी निजी प्रयोगशाला बन गई।
एक ऐसी जगह जहां वो कुछ भी बना सकते थे, बिगाड़ सकते थे, और सब कुछ सिर्फ सोचकर। इस बदलाव के पीछे एक दुखद वजह भी थी, उनके बड़े भाई डेन की मौत। हाँ, जब टेस्ला सिर्फ 7 साल के थे, परिवार डेन को असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मानता था और एक घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। इस घटना का टेस्ला पर बहुत गहरा असर पड़ा, बहुत गहरा। उन्हें लगता था कि इस हादसे के बाद उनके माता पिता उनकी किसी भी कामयाबी से खुश नहीं हो पाते थे, क्योंकि इससे उन्हें अपने खोए हुए बेटे की याद आ जाती थी। टेस्ला ने लिखा, इसलिए मैं आत्मविश्वास की कमी के साथ पड़ा हुआ। ये जानना, ये बहुत ही मानवीय पहलू है। हम सोचते हैं कि जीनियस लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं। और शायद इसी दर्द ने उन्हें आत्मनियंत्रण की तरफ धकेला। 12 साल की उम्र में उन्होंने अबाफी नाम का एक उपन्यास पढ़ा, जिसका हीरो अपनी इच्छा शक्ति को साध कर खुद को बदल देता है। हाँ, और इस किताब ने टेस्ला को बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी कल्पना को काबू में करेंगे। उन्होंने अपने दिमाग में ही नए नए शहर घूमना शुरू कर दिया। यही उनकी मानसिक प्रयोगशाला की शुरुआत थी। तो अब उनके पास एक शक्तिशाली दिमागी औजार था, लेकिन इस औजार को इस्तेमाल करने के लिए एक समस्या चाहिए थी, और वो समस्या उन्हें मिली ऑस्ट्रिया के ग्राज में अपने कॉलेज में। हाँ, जोएनियम पॉलिटेक्निक स्कूल में। ये उनकी जीवन का एक और बड़ा मोड़ था। उनके फिजिक्स के प्रोफेसर जैकोब पोशल क्लास में एक ग्राम डायनेमो का प्रदर्शन कर रहे थे। ये डायरेक्ट करंट यानी डीसी बनाने वाली मशीन थी। हाँ, और जब प्रोफेसर उसे मोटर की तरह चला रहे थे तो उसके कम्यूटेटर के ब्रश से बहुत ज्यादा चिंगारियां निकल रही थीं। कम्यूटेटर मतलब वो घूमने वाला स्विच जो मोटर को चलाता रहता है। बिल्कुल, और वो बहुत समस्या वाला हिस्सा था। घिस जाता था, ऊर्जा बर्बाद करता था, और ये चिंगारियां उसी का सबूत थीं। तो ये चिंगारियां देखकर युवा टेस्ला ने अपनी राय दे दी। उन्होंने कहा कि शायद बिना ब्रश के भी मोटर चल सकती है। हाँ, उन्हें लगा कि कोई बेहतर, ज्यादा सुंदर तरीका जरूर होना चाहिए। और प्रोफेसर का क्या रिएक्शन था? प्रोफेसर पोशल ने इस विचार का मजाक उड़ाया पूरी क्लास के सामने। उन्होंने कहा कि ब्रश को हटाना एक स्थायी गति मशीन बनाने जैसा है, एक मूर्खतापूर्ण सपना। मतलब उन्होंने उसे असंभव कहकर खारिज कर दिया। सिर्फ खारिज नहीं किया, बल्कि टेस्ला को फेल करने की धमकी भी दी। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। इस फटकार ने टेस्ला को और भी ज्यादा जुनूनी बना दिया। उनके लिए ये एक व्यक्तिगत चुनौती बन गई। हाँ, उन्होंने ठान लिया कि वो इस असंभव को संभव करके दिखाएंगे, और ये जुनून उन पर सालों तक हावी रहा। वो पढ़ाई छोड़कर जुए में पड़ गए, परिवार से भी दूर हो गए, पर वो समस्या उनके दिमाग में हमेशा जिंदा थी। वो अपने दिमाग में उस आदर्श मोटर की तलाश कर रहे थे। बिल्कुल, और अब कहानी पहुंचती है 1881 में, बुडापेस्ट। यहाँ टेस्ला की हालत बहुत बिगड़ गई। वो एक गंभीर डिप्रेशन में चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग ही उनका दुश्मन बन गया हो। और इस मुश्किल वक्त में उनके दोस्त एंथनी सिगेटी ने उनका साथ दिया। वो उन्हें रोज बाहर टहलने ले जाते, उनसे बातें करते। और फिर एक शाम वो पलाया। हाँ, वो शहर के पार्क में टहल रहे थे। सूरज डूब रहा था। टेस्ला अपने दोस्त को गोएथे की फाउस्ट से कुछ कविता सुना रहे थे, और जैसे ही उन्होंने कविता की पंक्तियां कहीं, उनके दिमाग में बिजली की चमक की तरह एक विचार आया, और एक पल में सच्चाई सामने आ गई। और वो विचार था घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यही वो आदर्श था जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक क्रांतिकारी खोज थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर 2 या ज्यादा ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी को मोटर के बाहरी हिस्से में सही ढंग से लगाया जाए तो एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो असल में घूमेगा। जैसे कोई अदृश्य चुंबकीय भंवर? बिल्कुल सही शब्द है, एक अदृश्य भंवर। और अगर आप इस भंवर के बीच में धातु का एक टुकड़ा रखेंगे तो वो भंवर उसे बिना छुए ही अपने साथ घुमाने लगेगा। कोई ब्रश नहीं, कोई कम्यूटेटर नहीं, कोई चिंगारी नहीं। वाओ! तो उन्होंने बिजली से एक अदृश्य हाथ बनाने का तरीका खोज लिया था। एकदम। वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने तुरंत एक छड़ी उठाई और वहीं पार्क की रेत पर अपनी मोटर के चित्र बनाने लगे। और उनके दोस्त सिगेटी को ये तुरंत समझ आ गया। टेस्ला ने कहा, यहाँ मेरी मोटर देखो, मुझे इसे उल्टा चलाते हुए देखो। ये एसी मोटर का जन्म था। और ये सिर्फ एक मोटर का जन्म नहीं था, है ना? नहीं, ये एक पूरी नई दुनिया की चाबी थी। इसी एक आविष्कार ने हमारे आज के पावर ग्रिड की नींव रखी, हमारे घरों और कारखानों की।
तो बुडापेस्ट के उस पार्क में रेत पर खींची गई लकीरों में एक नया युग शुरू हो गया था। आदर्श का जन्म हो चुका था, लेकिन अब बारी थी भ्रम की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय की दुनिया डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर चल रही थी और उसका चैंपियन कोई और नहीं बल्कि थॉमस एडिसन थे। तो टेस्ला का एसी सिस्टम एडिसन के डीसी सिस्टम के लिए एक सीधा खतरा था। एक बहुत बड़ा खतरा, और इसे दुनिया से मनवाने के लिए सिर्फ विज्ञान काफी नहीं था। टेस्ला को एक शोमैन बनना पड़ा। उन्हें एक कहानी सुनानी थी, एक जादू दिखाना था। एकदम सही। एडिसन ने एसी करंट को खतरनाक बताकर एक अभियान चलाया। जवाब में टेस्ला ने वो मशहूर प्रदर्शन किए जहां वो अपने शरीर से लाखों वोल्ट की बिजली गुजारते थे, बिना तार के बल्ब जलाते थे। वो सब सिर्फ विज्ञान नहीं था, वो थिएटर था। तो वो जादूगर वाली छवि जिससे हमने बात शुरू की थी, वो उन्होंने खुद बनाई थी। हाँ, उन्होंने अपने आदर्श को बेचने के लिए भ्रम का इस्तेमाल किया। वो लोगों को एक सपना बेच रहे थे, एक ऐसी दुनिया का सपना जो साफ सुथरी और असीमित ऊर्जा से चलती हो, और वो कामयाब हुए। तो आज हमने देखा कि कैसे टेस्ला की अनोखी परवरिश, उनकी कल्पना शक्ति और एक प्रोफेसर की चुनौती ने उन्हें उस एक आदर्श तक पहुंचाया, और फिर कैसे उन्होंने उस आदर्श को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक शानदार भ्रम रचा। उनकी कहानी सिर्फ एक यूरेका पल की नहीं है, ये बताती है कि महान आविष्कार सालों की दिमागी मेहनत का नतीजा होते हैं। बुडापेस्ट में जो विचार अचानक आया, वो असल में सालों से उनके दिमाग में पक रहा था। दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला खुद अपने बारे में क्या सोचते थे। उनका मानना था कि इंसान एक मांस से बनी मशीन है, एक ऑटोमेटन जो सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। उनका कहना था कि स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं होती। और ये सोचने वाली बात है ना? क्या एक महान आविष्कारक की सचनात्मकता सिर्फ बाहरी दुनिया का एक नतीजा है? बिल्ली की चिंगारी, प्रोफेसर की फटकार, ये सब बाहरी उत्तेजनाएं थीं, या फिर उस मशीन के अंदर कुछ और भी है, एक चेतना, एक आत्मा? ये सवाल टेस्ला ने खुद से पूछा था, और इसका जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे।